एक गांव में भोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, एकदम भोला। वह ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग उसे बोल देते वैसा ही वो कर देता, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने बोल देता। भोलू के घर के आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। भोलू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभावों का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते थे, लेकिन लौटाते समय आनाकानी करते और तरह तरह के बहाने बनाते। भोलू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता, तो वह उसे भी धन या पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते। शायद अपने माता पिता की वजह से ही भोलू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच भोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से भोलू की शादी भी कर देते हैं, लेकिन भोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नाज रखने वाली थी, इसीलिए वो अपनी मनमर्जी के खर्चे करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा के रखती। लेकिन भोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उससे अपनी सारी बातें साझा करता। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक भोलू के पिता के तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो फिर उन्हें नगर के बड़े वैद्य के पास ले जाया गया, जहां जाकर उन्हें पता चला कि भोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने भोलू की मां को बताया कि वैसे तो इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत ही है, इसीलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत है। भोलू और भोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी मां धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है, और वह उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्हें उन्होंने पैसे उधार दे रखी थी। उनमें से कुछ लोग तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर बात को टाल देते हैं। इसीलिए भोलू की माँ गांव के सेठ से ब्याज में पैसे लेकर शहर वापस चली जाती है और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था, इसीलिए साहूकार से और ज्यादा पैसे उधार लेने की बजाय भोलू और उसकी माँ ने अपने कुछ खेत बेचने का निश्चय किया, और उन्होंने अपने कुछ खेत गांव के सेठ को बेच भी दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी भोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार भोलू के माँ के गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के ही खेत शेष रह गई थी। लेकिन दूसरी तरफ भोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब भोलू बाजार से कुछ सामान लेकर वैद्य के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता का सर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। भोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बची भी थी, उन्हें भोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की सारी जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसीलिए भोलू किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। भोलू की पत्नी, जिसे मन मर्जी खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे, इसीलिए अब वह अपनी सास और भोलू से खुश नहीं थी। घर में रोज छोटे छोटे बातों पर झगड़ा कर लेती, लेकिन भोलू और उसकी माँ चुपचाप उसकी बातें सुन लेते। पर भोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियों
पिछली गलतियों और सारी बेवकूफियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में पत्नी उसकी इन्हीं बेवकूफियों के बारे में बोल बोल कर उसे ताने मारती और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती। भोलू को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोगों से उसे सहानुभूति और मदद मिलेगी। लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे बेचारा कहते, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते कि कैसा बेवकूफ इंसान है, इसका बाप ही बेवकूफ था और यह भी बेवकूफ है, हम इसकी मदद कैसे कर दें, ये लल्लू इंसान हमारे पैसे वापस कैसे करेगा। इसी तरह से लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसका मजाक बनाते। लोग भोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह तो देते थे, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में भोलू की माँ की सीने में दर्द उठा और वह भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से भोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वो पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब वो घर में ही उदास और दुखी होकर बैठा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई करती। वह कहती जैसे इसके माँ बाप के निकम्मे और डरपोक थे, वैसा ही ये भी है। जब भोलू को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराई के बारे में पता चलता तो उसे बहुत गुस्सा आता और गुस्से में वह भी अपनी पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने भोलू और उसकी पत्नी का मजाक बनाते और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते, जिस वजह से भोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़ा के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और यह धमकी दे गई कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद भोलू और भी अकेला पड़ गया और पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता। कई बार तो उसे विचार आता कि अब आत्महत्या ही कर लेता हूँ, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक जो लोग भोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग भोलू का मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका भोलू बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन भोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब भोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा भोलू को उठाते हैं और उससे उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं तो भोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को कह सुनाता है। भोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार के इस हालत का कारण कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना है जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोगों के द्वारा दिए गए धोखों, तानों और तुम्हारी इस हालत ने कर ही दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। भोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों की जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वो इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नजरों में एक कमजोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मदद तो करते नहीं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी इस मजबूरी का उपहास जरूर उड़ाते हैं। जरा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? या तो हम अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, या फिर
उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी मदद की उम्मीद रखेगा, और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो फिर वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा, और अगर गलती से भी तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वो तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा कि इस समय तुम कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय है। इसीलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के भी साथ साझा मत करो और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर तुमने लोगों के स्वभाव और नियत को गहराई से समझना सीख लिया तो तुम खुद को बहुत सी मुसीबत से बचा सकते हो। महात्मा ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियां हमसे हो चुकी हैं, फिर चाहे वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझकर की हो, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करने से हम लोगों की नज़रों में उपहास का पत्र जरूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हमें शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों का हम पर भरोसा भी कम हो जाता है, और कई मौक़ों पर तो लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं, भले ही अब हम वो इंसान ना रहे हो जो उस समय थे जो हमने वो गलती की थी, लेकिन लोग फिर भी हमें हमारी उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे, और ये एक चीज़ समाज में हमारी छवि को खराब करती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें अपने भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की दो बड़े नुकसान हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने और अपनी तारीफ सुनने की चाहत होती है, और यह चाहत उनके अंदर बैठे अहम की वजह से होती है। तो लगभग हर व्यक्ति ही अपने अंदर के इस अहम की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाएं लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और अपनी इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के अहम को ठंडक मिलती है। वो अहम जो उसे ऊर्जा दे रहा था अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो अब ठंडा पड़ने लगता है, जिससे अब व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था, और इस बात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस काम को बीच में ही छोड़ दे और उसका वो लक्ष्य कभी पूरा ही ना होना। इसीलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं जो हमारी उस योजना का हिस्सा नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने का दूसरा नुकसान यह भी है कि लोग हमारी उस योजना को पूरा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसीलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो अब तक तुम्हारी मदद कर रहे थे, तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार, वह भी तुम्हें पीछे खींचेंगे। और अगर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता चल गया तो वो निश्चित रूप से तुम्हारी योजना को असफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अपने घर की बातें। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चों, सास बहू या पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं वो हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस या लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराई करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है वो भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है
या लोगों के सामने हमें अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को हमारे घरेलू मामलों में घुसने का मौका मिल जाता है और कोई जरूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मनमुटाव का फायदा भी उठा सकता है। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सास बहू और पति पत्नी के बीच अधिकतर झगड़ा तो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी और से हमें उनकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता ही नहीं होता, और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में ना बताने की दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया तो अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने उजागर हो गई तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी उस कमजोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही दबना पड़ेगा और सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसीलिए अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहाँ तक कि पति को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से भी नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए यह एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। और अगर पति की कमजोरी पत्नी को पता है तो पति को हमेशा ही दबकर रहना पड़ेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी वो है अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में ना बताने का क्या कारण हो सकता है, तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, यह पैसे वापस कैसे करेगा, और साथ ही हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार इज्जत भी देते हैं। और अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है तो वो छोटी सी भी जरूरत पड़ने पर आपके पास ही आर्थिक मदद मांगने आएंगे, और अगर किसी कारणवश आपने उनकी मदद नहीं की तो वो सोचेंगे कि यह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता था लेकिन इसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरीके से आपकी ज्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके आपसी मनमुटाव और झगड़ा का कारण बनेगी। इसीलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और अगर ज्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसीलिए अपने धन के बारे में बात ना करने में ही समझदारी है। और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति की कमाई के विषय में पता चल गया तो वो उसकी कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, उसके धन पर जरूरत से ज्यादा अपना अधिकार जताएंगी और पति के तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। महात्मा ने भोलू से आगे कहा, छठी बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी वो है अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है तो इसके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करो, अपनी पत्नी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी लेकिन बाद में बात बात पर
उस अपमान का ताना देती रहेगी, और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता है, तो वो कभी भी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा, 7वीं और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से साझा नहीं करनी, वो है अपने मित्रों और अपने शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है, लेकिन इस जानकारी का गलत फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को यह पता चल गया कि हमारे मित्र कौन हैं, जो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं, तो वो हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर या हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को ये पता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो अगर आने वाले समय में किसी कारणवश हमारा वह मित्र हमारा शत्रु बन जाता है, तो वो हमारे उस पुराने शत्रु के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में हर जगह सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर भोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। भोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और उसके इसी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं, और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही भोलू ने मन ही मन में यह निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार व गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।